के प्रमुख अली अनवर जी से जातीय जनगणना के बारे में हम लोग बात शुरू कर रहे हैं और उस पे फिलहाल क्या राजनीति चल रही है, केंद्र सरकार क्यों नहीं करा रही है, इसके बारे में अली अनवर जी बताएंगे। अली अनवर जी। जी नमस्कार जी। देखिए कृष्ण मोहन जी, दरअसल बीजेपी डर इसलिए रही है कि अगर जाति जनगणना हम करा देंगे तो जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का उसका गुब्बारा है उसमें छेद हो जाएगा और ये मामला सेकेंडरी हो जाएगा और जाति का सवाल प्राइमरी हो जाएगा। इसीलिए वो डर रहे हैं। और बिहार में तो जाति जनगणना हुई, अब कर्नाटक भी जारी करने जा रहा है जैसी की खबर आई है। हालांकि अच्छा। कर्नाटक में पहले से जनगणना हुई थी लेकिन वो जारी नहीं हुआ था। देखिए इसका लंबा इतिहास है। जाति जनगणना आप सब हम लोग जानते हैं कि अंतिम जो जनगणना हुई थी 1931 में ब्रिटिश पीरियड में। उसके बाद हर 10 साल पर होती है। तो 1941 में फिर जनगणना हो रही थी। तब तक सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। तो उस समय तो एक वैलिड रीजन था कि वो जनगणना नहीं हो सकी, उसका आंकड़ा नहीं हो आ सका। उसके बाद से ये जब मैं पार्लियामेंट का 6 में सदस्य बना, राज्यसभा में गया और उसके बाद 11 की जनगणना होने वाली थी। तो हमने इसकी मांग उठाई 18 दिसंबर 2009 को, मतलब करीब 1 साल से कुछ दिन पहले हमने कि ये मांग उठाई कि अब होने वाली है 11 की, तो इस बार जाति जनगणना होनी चाहिए। तो हमारी उस समय यूपीए 2 की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तो उस सरकार ने हमारी मांग को अमान्य कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, कहा कि ये संभव नहीं है और ये हम कराने वाले नहीं है। इससे ज्यादा आश्चर्य तब हुआ जबकि राज्यसभा में बहुत सारे ओबीसी के और दूसरे दलित और पिछड़े वर्गों के सदस्य भी थे माननीय, लेकिन पता नहीं क्यों समझा नहीं या क्यों हमारी बात का समर्थन किसी ने नहीं किया। एक तरह से कहिए तो हमारी बात को अमान्य कर दिया गया। उससे भी सख्त लहजे में हम अगर कहें तो हमारी बात नकार खाने में तूती की आवाज साबित हुई। तो जब ये बात मीडिया के में तो आ ही जाती है और कुछ एक्टिविस्ट, एक बिहार का ही लड़का था राजनारायण, तो राजनारायण बराबर हमारे यहाँ आते जाते थे। तो उन्होंने एक संगठन जनहित अभियान चलाया था, तो वो हमारे यहाँ भी आए थे और हमसे पहले बहुत सांसदों के यहाँ, पार्टी के सांसदों के यहाँ वो गए थे। लेकिन इस सवाल के महत्व को जब हमने समझा तो हमने फौरन इसको उठा दिया स्पेशल मेंशन के जरिए। तो किसी ने सेकंड नहीं किया, हाथ उठा करके या कुछ बोल करके सेकंड नहीं किया गया। तो वो कुछ कुछ लोग बुद्धिजीवी और कुछ एक्टिविस्ट लोग शरद यादव जी के यहाँ पहुंचे। उस समय शरद यादव जी लोकसभा के सदस्य थे और मुलायम सिंह यादव जी भी लोकसभा के ही सदस्य थे और लालू यादव भी लोकसभा के सदस्य थे।
तो कुछ उस ग्रुप ने, जो लड़के इसके लिए हमारे यहाँ आए थे, सब लोग गए, इन तीनों नेताओं से मिले, पहले भी मिले थे, और उनको कहा कि देखिए, एक मुसलमान एमपी हो करके इस बात को, इसकी अहमियत को समझता है, ये समाज बीमार है, तो इसका एक्सरे होना चाहिए, तब न बीमारी का पता चलेगा। तो ये जाति जनगणना एक्सरे है एक तरह से, तो इसकी मांग कोई नहीं कर रहा है। तो उन लोगों ने समझा, और सबने मिल करके, तीनों जादव बंधु ने मिल करके, इन नेताओं ने, बड़े नेता थे, तीनों की अलग अलग पार्टियां थी, लोकसभा में, राज्यसभा में इनके नुमाइंदे थे, सांसद थे, तो सबने इनके स्वर में स्वर मिलाया। इसका असर हुआ कि कांग्रेस के भी जो ओबीसी के एमपीज थे, और इवन बीजेपी के भी, लाइक गोपीनाथ मुंडे, बेचारे अब हयात से नहीं है, उनका निधन हो गया, तो उन्होंने भी इसमें अपना समर्थन दिया, हाँ में हाँ मिलाया, और कहा कि ये जनगणना होनी चाहिए, बहुत जरूरी है इसका। तब जाकर के यूपीए 2 सरकार को इन प्रिंसिपल, सिद्धांत रूप में इसको स्वीकार करना पड़ा। स्वीकार कर दिया कि ठीक है, जनगणना के कॉलम में हम एक जाति भी जोड़ देंगे, नया कॉलम एक जुड़ जाएगा। तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई, लेकिन तुरंत पता चला कि नहीं, इसको तो सबोताज करने के लिए, इसको नहीं होने देने के लिए कुछ ताकतें सक्रिय हो गई हैं। नाम आया, नाम रखना मुनासिब नहीं है, कई लोग उसमें से दुनिया में हैं, कई लोग हैं। एक तो इस देश के सर्वोच्च पद तक भी शायद पहुंचे, शायद वो भी थे इस मुहिम में। तो इन लोगों ने किया ये कि जाति जनगणना तो कराई 11 में, लेकिन उसको जाति जनगणना का जो एक्ट है पार्लियामेंट से पास 1950 का, जिसको हेड करते हैं, उस एक्ट में एक कमिश्नरेट होता है, एक जनगणना कमिश्नर होते हैं, तो उससे उस कानून के मातहत नहीं कराया, उसे डीलिंग करके कराया। जब डीलिंग करके कराया, और दूसरी चीज, जब डीलिंग करके हुआ तो एनजीओ को उसमें लगाया, कुछ अनस्किल्ड लोगों को लगाया, तो उसका नतीजा नहीं आ सका, तकनीकी रूप से गड़बड़ी है ये कहते हो। फिर हम लोग सवाल उठाते रहे, हमने फिर राज्यसभा में सवाल उठाया, तो तकनीकी रूप से गड़बड़ी है, इसीलिए नहीं जारी किया जा सकता है। दरअसल तकनीकी रूप से कितना गड़बड़ी है या नहीं है, हम लोगों का कहना था कि भाई, जो भी गड़बड़ी है, जो आंकड़ा आया है, लाइए सामने। तो उन्होंने नहीं लाया। फिर उनकी सरकार चली गई, और 14 में मोदी जी की सरकार आई। तो ये तो जनगणना, जाति जनगणना कराने से रहे, इन प्रिंसिपल ये लोग उसके खिलाफ हैं, और इनका दबदबा ऐसा था कि अब इनके सामने कोई बीजेपी के आदमी ने, और भी दलों के लोगों ने नहीं किया। अब तो राहुल गांधी जी इसको कह रहे हैं, तो हमारे कहने का मतलब कि ये हमको फक्र हासिल है कि सबसे पहले शरद जी, लालू जी, मुलायम सिंह जी, गोपीनाथ मुंडे जी, इन लोगों ने 2010 में, दिसंबर साल खत्म हुआ, 18 दिसंबर को हमने उठाया था, सेशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। अगला सत्र शुरू हुआ तो बजट सेशन 2 पार्ट में होता है, तो एक अप्रैल वाले से सत्र में ये सवाल उठा था, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, बीजेपी ने बिल्कुल मना कर दिया। फिर जोर कुछ लोगों ने लगाया, तो 2018 में 2018 में कहा
इन्होंने राजनाथ सिंह जी ने, उस समय वो गृह मंत्री थे, उस समय तो उन्होंने कहा कि हम पिछड़ी जातियों की जनगणना कराएंगे। तो इसमें बहुत झोल-झाल था। मैंने पिछड़ी जाति, हालांकि वो भी कराया नहीं, कह तो दिया लोगों की मांग पर, लेकिन कराया नहीं। तो फिर हम तो आप जानते हैं कि 17 में जब नीतीश जी महागठबंधन तोड़ करके और पलटी मार करके फिर एनडीए के साथ चले गए थे, तो मैंने बगावत का झंडा उठा लिया, हमारी सदस्यता खत्म हो गई, शरद यादव जी की भी सदस्यता खत्म हो गई। तो अब इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, तो लेकिन तब से हम अभी तो ये पसमानदा की बात न केवल मोदी कर रहे हैं, बल्कि भाजपा की जो जननी है संघ, उसके भी सर्वोच्च मोहन भागवत कर रहे हैं। तो जब दोनों लोग पसमानदा की बात कर रहे हैं और दलित, मुसलमानों के जो दलित हैं 75% से ऊपर दलित हैं, और अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के भी यदि उसमें डालें तो ये आ जाएंगे, यदि डालें तो मैं कह रहा हूँ। तो इनकी बात जब हो रही है, इनको आगे बढ़ाने की बात हो रही है, ऊपर उठाने की बात हो रही है, तो ये लोग फिर पसमानदा एक तरफ कर रहे हैं क्या पुलराने के लिए, और दूसरी तरफ जब उनको हक देने की बात है तो वहां पे चुप हो जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये नहीं होगा। और जो हुआ बिहार में जाति जनगणना, उसके लिए भी अंदर अंदर विरोध कर रहे हैं, बाहर भी विरोध कर रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सही कहना है। देखिए, जनगणना कराने की बात तो दूर रही, और जनगणना जब होगी तो सिर्फ पसमानदा, देखिए पसमानदा तो रिलीजन न्यूट्रल, कास्ट न्यूट्रल शब्द है, हिंदू मुसलमान सबका है। तो सिर्फ पिछड़े वर्गों की, जिसमें हिंदू मुस्लिम या सभी धर्मों के लोग शामिल हैं, जनगणना से काम नहीं चलेगा। जनगणना होती है तो सबकी होती है। जब सबकी जनगणना होगी, अगड़ी जाति भी के लोग भी उसमें शामिल रहेंगे, पिछड़ी जाति के लोग भी शामिल रहेंगे। और आप ये जानते हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट की जनगणना पहले से होती है ऑलरेडी। तो उनकी तो जनगणना होती है, हालांकि उनमें जातियों की जनगणना नहीं होती है, एक समुदाय के रूप में होती है। तो इसमें इसमें समझिए कि कई राज्यों ने, तमिलनाडु से लेकर के, कर्नाटक से लेकर के, महाराष्ट्र, इवन शिवसेना के की सरकार थी, कांग्रेस एनसीपी की, उसने भी कहा कि ये जनगणना होनी चाहिए। झारखंड सरकार ने कहा, बिहार ने तब इसको कराया। तो बिहार ने कराया, तो उसी को लेकर के हमने अभी एक बुकलेट तैयार किया है, एक रिपोर्ट बड़ी जारी की है, 42 पेज की वो रिपोर्ट है। तो उसमें जनगणना की बात, आपने बात करी कि मोदी जी पसमानदा की बात करते हैं, आरएसएस करते हैं, तो ये सब सिर्फ घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। मोदी जी ने तो यहाँ तक कहा कि भाई मुसलमानों पर उनके ही समाज के लोगों ने ऐसा जुल्म किया, और सेकुलर पार्टियों ने ऐसा किया कि उनकी उनमें कई लोग अछूत समझे जाते हैं, कई जातियों के लोग, उनके साथ गलत व्यवहार होता है, उनको नीच समझा जाता है। ये सब कहा भोपाल की मीटिंग में। तो सबसे पहले उन्होंने इस बात को, पसमानदा के आइडिया को एक तरह से कहेंगे चुरा लिया। उसके ब्रांड तो हम हैं, 25 साल से हम पसमानदा, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी की फितरत तो जानते हैं कि नया नया जुमला गढ़ने में या शिगुफा छोड़ने में वो माहिर हैं, लेकिन इसमें तो बिल्कुल हूबहू हमारे संगठन के नाम के साथ, हमारे इस अल्फाज के साथ, पसमानदा अल्फाज के साथ उन्होंने हैदराबाद में अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में रखा। उसी समय हमने इनको एक लंबा पत्र लिखा कि भाई आप कह रहे हैं तो ठीक है, कह रहे हैं तो पसमानदा से स्नेह यात्रा निकालने की कह रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हमको स्नेह की जरूरत नहीं है, हमको बराबरी की जरूरत है, हमको सम्मान की जरूरत है। हमारी गिनती कराइए,
पहले तो ये समझें, कभी 1931 के बाद जनगणना नहीं हुई, इस बीच मुल्क का बंटवारा हुआ, बहुत आबादी में डेमोग्राफी बदली है देश की, राज्यों की, तो इसमें जनगणना कराइए आप। इससे पता चलेगा कि सरकारी योजनाओं का या जो घोषणाएं हैं उनका कितना लाभ, कितना फायदा किस समाज के पास जाता है। इससे पता चलेगा कि सरकारी नौकरियों में किसकी कितना प्रतिनिधित्व है। इससे पता चलेगा कि किसके पास कितना लैंडेड प्रॉपर्टी है, किस आय के दूसरे स्रोत किनके पास कैसे है, किस समाज के लोग कितना पढ़ाई लिखाई का स्तर किस समाज का क्या है, तो ये सब पता चलेगा। तो यही तो पता नहीं चलने देते हैं। जब अच्छा, 5% आपका ये कहना है कि इसलिए ये नहीं करा रहे हैं ताकि इससे जो सबसे ज्यादा गरीब या पिछड़ा या अति दलित या अति पिछड़ा जो भी कह लें, जो समाज है उसमें आदिवासी हैं और ये जो आपके पसमानदा के हैं उसमें ज्यादातर ये हैं, तो इसीलिए ये लोग भाग रहे हैं क्या? एक तो एक बात, दूसरी बात, जो जहां बिहार में जो जाति जनगणना हुई है उसमें भी देखा जाए तो आपने जो किताब उसमें अलग से बनाई है उसमें यह है कि कुल मुस्लिम आबादी में से 27.74 सामान्य वर्ग सैयद शेख पठान है, बहुसंख्यक 72.53 पिछड़ा वर्ग पसमानदा मुसलमान, जो पिछड़ा वर्ग उसमें किया जाता है ब्रैकेट में पसमानदा मुस्लिम किए हैं। तो बिहार की कुल आबादी के मद्देनजर देखें तो 4.80 सामान्य वर्ग मुस्लिम यानी सैयद शेख पठान और 12.61% पिछड़ा वर्ग मुसलमान है आबादी है। मतलब कुल ये 17 में से आपका 12.61 तो ये पिछड़ा बिहार की आबादी हो गई, जो जिसका मुद्दा आप पसमानदा का उठा रहे हैं वो हो गया आपके जो अलग किए हैं। तो इनको जब अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति की श्रेणी में मुसलमान है ही नहीं, तो इनको जब लाया जाएगा तभी तो कुछ सरकारी जो लाभ मिलना है या जो योजनाओं का लाभ मिलना है वो मिलेगा। और तो इन हालात में अभी जो आप मुद्दा उठा के ये बात कर रहे हैं और वो तैयार नहीं है कराने को, जाति जनगणना देश स्तर पे कराने को तैयार नहीं है। अलग अलग राज्य जो कुछ करा लिए, जैसे बिहार हो गया, अब बिहार में अभी अब उसी को लागू करना है, तो अब नीतीश है तो क्यों नहीं लागू करें, सरकार तो केंद्र में उनके सहयोग वाली है। तो इस मुद्दे पे हाँ, आप क्या कहना जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले कृष्ण मोहन जी बात यह है, हमने एक नारा दिया कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का यही इलाज, जाति जनगणना के लिए हो जाओ तैयार। सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है और सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं है। देखिए, पुराने मैंने कहा कि 41 में भी एक जनगणना हुई थी और सेकेंड वर्ल्ड वार के चलते उस पर रिपोर्ट नहीं आ सकी। उस समय हिंदू महासभा ने ये सवाल उठाया था कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपील की थी तमाम हिंदू भाइयों से कि आप लोग जाति के कॉलम में हिंदू लिखवाएं, अपनी अपनी जाति नहीं लिखवाएं। एट द सेम टाइम और उस समय मुसलमानों ने मुस्लिम करवाए, हाँ, मुस्लिम हाँ, लीग ने भी ये अपील जारी की थी कि इसको मुसलमान लोग अपनी बिरादरी मत लिखवाएं, अपना कबीला मत दर्ज कराएं, मुसलमान लिखवाएं। तो ये दोनों तरफ के जो फंडामेंटलिस्ट लोग हैं और जातिवादी लोग हैं जिनकी संख्या कम है, उनके नेता लोग दोनों तरफ से इस मसले के महत्व को समझते हैं कि भाई ये अगर उठ गया और ताकत का अंदाज हो गया, तो उसी तरह से जैसे हनुमान जी को ताकत का अंदाज जब कराना था तो भगवान श्री राम ने उनको उनको उनके ताकत का अंदाज कराया, उनका बृहद रूप उनको दिखलाया। तब हनुमान जी को हुआ कि हाँ भाई, हम ये काम कर सकते हैं। तो उसी तरह से अगर पिछड़े वर्गों को और जो हीन भावना से ग्रस्त है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का तो होता है एक तरह से, लेकिन
ये इन लोगों को आबादी का पता नहीं चलता है। जैसे बीपी सिंह साहब ने 27% आरक्षण दिया मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार। मंडल कमीशन भी जाति जनगणना की मांग कर रहा था। उसके पहले उसके बाद कई हाई कोर्ट, कई सुप्रीम कोर्ट भी इसकी मांग कर चुका है कि भाई आप आरक्षण में इधर से उधर कर रहे हैं, नई जातियों को शामिल कर रहे हैं, घटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, तो इसका कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है। तो ये दोनों तरह के जो फंडामेंटलिस्ट हैं हिंदू मुस्लिम, ये शुरू से इसके विरोध में है। इसके उनके लिए ये जानलेवा साबित होगा ये समझते हैं, तो इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। ये सिर्फ पसमानदा मुसलमान की बात नहीं है। तो उसमें हमने ठीक आपने आंकड़ा बताया कि जो हम लोग कहते हैं कि 100 में हम लोग 80 हैं, करीब करीब वही स्थिति आंकड़े में अब तो आ गई, बिहार के आंकड़े में, और देश के आंकड़े में भी वही स्थिति आएगी कुल मिला जुला करके। तो ये कराएंगे नहीं, छोड़ दीजिए जाति जनगणना। ये तो 11 में 13 में आए, फिर 21 में जनगणना का ड्यू था, हर 10 साल पर होता है। 21 में नहीं कराए, वो कोरोना वगैरह वगैरह का बहाना। लेकिन ये दरअसल जाति के आधार पर जनगणना कराना नहीं चाहते हैं और खुल करके विरोध भी नहीं करना चाहते हैं। मना कर दिया नहीं कराएंगे। ये कह भी रहे हैं कि जाति तो अमीर और गरीब की ही होती है, तो जाति महिला है, नौजवान है, किसान है, इसी को 4 गो को हम जाति मानते हैं। ये सब बोल रहे हैं, दरअसल इससे बचना चाहते हैं। लेकिन एक बात बताइए, इस बचने के पीछे कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरी चीजें सब कुछ प्राइवेटाइज होती जा रही है, नौकरियां खत्म किए जा रहा है। नौकरी को जब भरना है तो कुछ दिखाने के लिए चुनाव के लगभग, लोकसभा के लगभग, वो कुछ एग्जाम दिलवाया जा रहा है, कुछ हो रहा है, उसमें भी पेपर लीक हो जा रहा है, वो भर्ती का केवल तमाशा हो जा रहा है। जहाँ कई करोड़ करनी थी वहां कुछ लाख पे ले आके वो भी नहीं हो पा रहा है। तो ये पूरा का पूरा कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक पूरा वर्ग जो गरीब रहे पढ़ाई लिखाई से, क्योंकि पढ़ाई लिखाई भी अब सब जगह स्कूलों से लेकर कॉलेजों में अच्छी शिक्षा के लिए इतना महंगा हो गया है कि सामान्य वर्ग जो गांव वगैरह में रहते हैं उनको 25 से 50% जो परिवार की आमदनी होती है वो कहीं पढ़ाना हो तो खर्च हो जाएगा। और जो धनी लोग हैं, जो और लोग हैं, उनके आमदनी का 3% केवल एजुकेशन में खर्च होता है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी इतनी कमाई है। कोई नेता है, कोई और ए ग्रेड बी ग्रेड अफसर है, उसकी तो एक तो कई जगह जैसे सेंट्रल स्कूल में है तो केवल सरकारी का वहाँ हो जाएगा एडमिशन, बाकी और जगह संस्थान है उनका है, कुछ बड़े बड़े प्राइवेट इंडस्ट्री है उनका अपना स्कूल कॉलेजेस है, तो वहाँ का हो जाएगा वहाँ की एम्प्लॉय का। तो इसका मतलब एक जमात तैयार की जा रही है जो इस देश की 50 से 60% ऐसी जमात तैयार हो जाए जो इन इंडस्ट्रिस्टों को या देसी या विदेशी कंपनियां उनके यहाँ बेयर मिनिमम पे मजदूरी करें। जैसे और एक साहब कामरेड थे, बाद में उन्होंने इन्फोसिस बना लिया, उसके बाद अब बुढ़ौती में आए कह रहे हैं कि 70 घंटा क्या उनका चाहिए, उनको एक हफ्ते में कोई काम करे। भैया उतना काम करेगा और उनको कितना देना है? इन्फोसिस में शुरुआती में नौकरी में 12 से 15 हजार पे बच्चे इंजीनियरिंग करके जा रहे हैं, अधिक से अधिक 20 हजार पे जा रहे हैं। तो ये कह के वो 70 घंटे काम कराएंगे एक हफ्ते में, तो एक तरफ तो वो टारगेट हो रहा है। कामरेड से वो बने अब उद्योगपति हो गए हैं, तो पूरी भाषा उनकी बदल गई। सेम अब जब वर्ल्ड बैंक और IMF से आप लोन लेके इतना करते जा रहे हैं तो उनका अलग तरह से दबाव है कि इंडस्ट्री आप यूनिवर्सिटी को प्राइवेटाइज कीजिए, बड़ी बड़ी वहां से कंपनियां आके उसको टेक ओवर करें या यहाँ के उद्योगपति करें टेक ओवर। इन हालात में तो एक पूरा का पूरा जातीय जनगणना न करा के, किसी न किसी बहाने टाल के और बाकी भी सुविधाएं न देके, क्या एक तरह से वही सब तैयार किया जा रहा है कि कुछ गरीब बच्चे जैसे जाके रूस में किसी और चीज के लिए नियुक्त हुए और उनको मिलिट्री में भेज दिया गया, वहां कुछ सामान ढोने के लिए उसमें मारे जा रहे हैं। इसी तरह से अब इजराइल वार में जा रहे हैं 1,30,000 की नौकरी पे या 1.5 लाख की नौकरी पे, वो इंटर पास और उनको इंग्लिश भी जानना चाहिए, बाकी भी जानना चाहिए, अब वो जा रहे हैं। तो ये क्या है? 2 साल का जो होता है, अभी 4 साल का मान लीजिए अग्निवीर वगैरह जो भी होते हैं, उसके बाद वो कहाँ जाएंगे? वो विनेगर में जाएंगे क्या, भाड़े के लड़ाकू बन के? तो इन हालात में ये गरीबों के लिए वही बनाया जा रहा है। क्या आपका क्या कहना है? आपके जो बार बार मांग कर रहे हैं जी,
बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। देखिए, एक कहावत है ना हम लोगों के यहाँ कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो ये सरकारी नौकरियों में ही रिजर्वेशन का प्रावधान है, और ये भी मंडल 1 मंडल 2 के जरिए हुआ। सबसे पहले हुआ 27% सरकारी नौकरियों में, बीपी सिंह साहब ने किया। उसके बाद अर्जुन सिंह ने शिक्षा में किया। तो रिजर्वेशन तो कर दिया, लेकिन ये नरसिम्हा राव जी के जमाने से ही ये शुरू हुआ। निजीकरण का दौर जो शुरू हुआ, अटल बिहारी जी के समय भी हुआ, और ये तो नौकरियां सरकारी खत्म हो रही हैं और निजी क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। तो चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे और भी हो, और जो सरकारें हैं वो अब वेलफेयर स्टेट नहीं है, वो सारा चीज कारपोरेट घरानों के हवाले कर रही हैं। रेल बेच दिए, बेच रहे हैं, उसमें कारपोरेट घुस रहा है, रेल प्राइवेट चल रही है। रेल, हवाई जहाज, फिर आपको समझे तेल कंपनियां, नवरत्ना तेल कंपनियां जो फायदे में थी, इंडियन ऑयल से लेकर सारा चीज। तो यहाँ तक कि डिफेंस सेक्टर में भी ये जो प्राइवेट को घुसा रहे हैं। तो न सरकारी नौकरी रहेगी, और अगर रहेगी भी सरकारी नौकरी तो बहुत छोटा हिस्सा है। तो करीब हम समझते हैं कि 1.5 करोड़ लोगों को नौकरी मिल सकती है, अगर सरकारी नौकरी में मिले भी तो। बाकी तो बड़ा हिस्सा जो एम्प्लॉयमेंट का है वो तो प्राइवेट सेक्टर में है। तो वहां रिजर्वेशन हो, वहां भी हो। तो ये डर रहे हैं जम के, इनको हमारे यहाँ कहावत है कि जम के छूने का नहीं डर है, उसके परिकने का डर है। रास्ता मिल जाएगा। अगर अगर ये जाति जनगणना का बात उठेगा, सरकारी नौकरी है नहीं, तब अब ये सवाल उठेगा कि निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण हो, तो कारपोरेट घराने कभी नहीं चाहेंगे, प्राइवेट नहीं वाला तो कभी नहीं चाहेगा। और ये सरकार जो है, ये सरकार तो करना नहीं चाहती, इसके सिद्धांत के ये खिलाफ चीजें हैं। निजी क्षेत्रों में का ही ये विस्तार, ये तो सरकार को एक तरह से इनको अभी देख लीजिए, अडानी अंबानी एक तरह से इनकी सरकार को चला रहे हैं। इनकी सरकार को वो लोग चला रहे हैं, सबसे नहीं तो ऊपर है एक। इन हालात में जो आप मुद्दा उठा रहे हैं, ये एकदम समाज के एकदम ऐसे स्थिति में पहुंच गए हैं जिनको जीने खाने की भी स्थिति किसी किसी तरह से बन रही है, और लगभग वो केवल घिसटते हुए बन रही है, केवल कहने के लिए जीने की बात है। तो जो आपकी लड़ाई है उसमें जब सरकार, वहां भी मान लीजिए नीतीश ने करा दिया, उसके बाद अब क्या करेंगे? अब क्या कर रहे हैं? उसको लागू करें तब तो हाँ, नीतीश जी ने कुछ किया। जैसे जैसे देखिए, 27% में पूरा पिछड़े वर्ग का आरक्षण था, लेकिन अब 27% में सिर्फ 4 जातियां, यादव, कोयरी, कुर्मी, बनिया, ये 4 जातियां आंकड़ा में आ गया कि यही 4 मिल करके 27% सारा, से हाँ, हैं। और 63% जो आबादी है, 63, वो अति पिछड़ों की है, मोस्ट बैकवर्ड। हालांकि पूरे देश में अभी ये बंटवारा नहीं है जो बिहार में है, बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड, ईबीसी बीसी का बंटवारा नहीं है, अनेक्सर 1, 2 करके नहीं है। तो हम लोग तो ये भी मांग करते रहे हैं कि बिहार की तर्ज पर पूरे देश में ओबीसी को भी 2 भागों में बांटा जाए, ताकि ये पहचान हो सके कि कहाँ ज्यादा मदद की जरूरत है, किस पर, किस कमजोर सेक्टर में ज्यादा बजट बढ़ाने की जरूरत है, उनके लिए नई योजनाएं बनाने की जरूरत है। तो ये तो करने से रहे, ये कभी नहीं करेंगे जब तक हैं। अब नीतीश जी ने तो कर दिया जब आ गए थे महागठबंधन में। हालांकि ये बोलते रहे हैं, पहले से भी नीतीश जी बोलते रहे हैं, लालू जी भी बोलते रहे हैं। तो
सब लोग बोलते रहे, समाजवादी लोग ये बात को बोलते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी नहीं किया। अब एक प्लस पॉइंट ये हो गया है कि अनेक राज्य सरकारें इसके लिए तैयार हैं, और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कि जो यूपीए 1 और 2 इसके लिए तैयार नहीं था, वो अब राहुल गांधी इसके लिए तैयार हो रहे हैं। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं, उनसे भी आगे बढ़ चढ़ करके और साफगोई के साथ और हिम्मत के साथ वो ये कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जो टॉप आईएएस आईपीएस की नौकरियां हैं, भारत सरकार के सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के हैं, उसमें पिछड़ा वर्ग का कहाँ है। इसके बाद अब सवाल उठेगा कि इनका आरक्षण बढ़ाओ। इन्होंने बढ़ा करके किया ना नीतीश जी ने, 27% एक जगह किया, 63% इनके लिए किया, और 10% ईएसडब्ल्यू के लिए, जो अगली जातियों में जो गरीब हैं उनके लिए किया। तो ये एक किया। अब वो धीमी आवाज हो गई, अब तो चले गए वो बीजेपी के साथ, तो इसको वो प्रोपोगेट नहीं करेंगे, इस पर बहुत जोर दें। हो गया वो महागठबंधन सरकार के चलते हो गया। तो अब यही देख लीजिए, महागठबंधन सरकार तो अभी बनी है, लेकिन 15 साल तो लालू जी अकेले राज किए, मुलायम सिंह जी राज किए, लेकिन इन लोगों को पहले जब अपना केंद्र में भी ऐसी सरकार नहीं थी, दमनकारी नीति नहीं थी, विभेदकारी नीति नहीं थी। कांग्रेस करती थी, लेकिन इस तरह से नहीं करती थी, तो मना कर दिया। ये तो एकदम उसके खिलाफ है, एकदम उसके खिलाफ है। और रही बात पसमानदा मुसलमान की, तो कौन ये खिलाफ? तो बीजेपी केंद्र सरकार। हाँ, केंद्र सरकार, तो केंद्र फिर कैसे सरकार केंद्र में लोग करेंगे नहीं, तो फिर आप आंदोलन कैसे चला रहे हैं और कैसे करेंगे कि आप सरकार कैसे? सरकार देखिए, हम आगे के लिए इसको कर रहे हैं। हम समझते हैं, हमारा ये मानना है कि बीजेपी नहीं करेगी। हम लोग इसीलिए जरूरी है कि इस सरकार को हटाया जाए और केंद्र में नई सरकार बने, जो महागठबंधन बना है, उस इंडिया अलायंस बना है, उसकी बने। तो उससे उम्मीद बनती है कि अभी इलेक्शन के प्री इलेक्शन इन्होंने अपना कमिटमेंट शो कर दिया। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी और दूसरी अपोजिशन की पार्टियां हैं ही, तो ये मिल करके केंद्र में हो जाएगा तो पूरे देश में हो जाएगा। वैसे भी देखिए, बिहार में जाति जनगणना नहीं है, ये सर्वे है एक तरह का। ये इस स्टेट में आप भले लागू कर सकते हैं इसको, लेकिन इसका जो कमिश्नर है और लीगल अथॉरिटी है, पूरे देश पर लागू करने की बाध्यता है, वो इलेक्शन ये कमीशन जैसे है, उस तरह से सेंसस कमिश्नर होता है, उसको ये अथॉरिटी है। तो उसका कानून है बजाते 1950 का, तो उसके तहत वो कराना होगा। तो राहुल जी ये इस बात की बात कर रहे हैं, लालू जी तो कर ही रहे हैं, नीतीश जी ने तो कर ही दिया, तो बाकी सरकारें भी करेगी। अभी देखिए कांग्रेस की सरकार है, उस पर ये नैतिक दबाव था, करा करके भी रोके हुए थे, लेकिन वहां अब वो कह रहे हैं कि उसको जारी करेंगे। हम समझते हैं कि उनको जारी करना चाहिए, जरूर करेंगे, क्योंकि उनके नेता बोल रहे हैं, उन्हीं की सरकार है। तो जहां जहां कांग्रेस की सरकार है तो वो करे पहले। तो एक बिहार से ने इस मामले में लीड लिया है और एक दबाव बना है राष्ट्रीय स्तर पर कि एक इस पर कंसेंसस बना है। अब ठीक इसी समय अंदाज तो पार्टियां लगा देती है ना, ठीक इसी समय वो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का सवाल लेकर के आया है। तो अब देखना है चुनाव में कि कौन एजेंडा भारी पड़ता है, मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भारी पड़ती है कि ये जाति जनगणना भारी पड़ता है।
ये सही है कि बिहार की देखा देखी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, दूसरे राज्यों में, झारखंड में इसके लिए मांग बढ़ा है। तो उसी सवाल को हमने इसमें इस किताब इस ये में हमने हाँ, मुसलमानों के परिप्रेक्ष्य में हमने देखा है कि जो बिहार की जाति जनगणना हुई है उसमें मुसलमान की क्या स्थिति है। मुसलमान, टोटल मुसलमान की तो पहले गिनती होती थी। इसका सबसे बड़ा ये रीजन है कि ये बड़ा कारण है ये कम्युनल पोलराइजेशन का, कि हिंदू को अलग गिनो, मुसलमान को अलग गिनो। अच्छा, तो ये इस मेन मेन इसको, इस पे है, मेन हाँ, मेन टारगेट ये करके और फिर आप सत्ता अपना निकालते रहिए। निकालते हैं। तो हमने कहा कि इनकी नाभि पर हमला किया जाए कि जाति जनगणना कराओ। जातियां अलग अलग, हम लोग मुसलमान हिंदुओं की तरह मुसलमान में भी, मुस्लिम हाँ, समाज भी कोई मोनोलिथ होमोजेनस समाज नहीं है, जातियों बटा हुआ है। और हमने इसमें दिखाया है कि हमारे अंदर कई जातियां हैं। बिहार के अंदर देश के पैमाने पर होगा तो और जातियां होगी, जिनकी माली हालत, जिनकी शैक्षणिक स्थिति, जिनकी सरकारी नौकरियों में उपस्थिति, प्राइवेट में हो या सार्वजनिक क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में, नौकरियां जो मुसलमान में, जो अगड़े मुसलमान हैं उनके बनिस्पत बहुत कम है। बल्कि हिंदू हिंदू ओबीसी से भी कम है, हिंदू अगड़ी जात से तो बहुत ही कम है। तो हमने ये दिखाया है कि इनकी हालत, कुछ जातियां ऐसी है, करीब दर्जन भर जातियों का आंकड़ा हमने इसमें दिया है कि हिंदू दलितों से भी उनकी हालत खराब है। तो उनको ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है और इमीडिएट रिलीफ तो यही होगा, आरक्षण उसका बढ़ाना पड़ेगा। ये मांग तो अब बढ़ेगी ना, जैसे बिहार में अब अति पिछड़ा का, यूपी में बहुत जोर है इसका, अति पिछड़े के मामले को लेकर के। तो ये बात बीजेपी जानती थी, इसीलिए उसने उसने आप समझ लीजिए कि एंटी जादव, एंटी जाटव करके और जो अति पिछड़ी जातियां हैं उसमें इनका पेंट्रेशन काफी है, काफी जोर है। देख रहे हैं राज्यसभा का मेंबर भेजने से लेकर के मंत्री बनाने तक लेकर के ये छोटी छोटी जातियों को भी ये तरजीह दे रहे हैं। तो उस जाति को कुछ अधिकार नहीं देंगे, सिर्फ टोकेनिज्म कर रहे हैं, दिखावा के लिए, प्रतीक के लिए ये काम कर रहे हैं। जी। तो जो पसमानदा की बात, चाहे संघ प्रमुख मोहन भागवत या उनके आनुषंगिक संगठनों में से एक बीजेपी के सर्वे सर्वा सत्ताधारी नेता मोदी कह रहे हैं, वो केवल और केवल दिखाने के लिए है। आपके दिखाने के अनुसार ये? लिए है, हाँ, दिखाने के लिए है। हमने तो उनको कहा, भोपाल के अपने भाषण में इन्होंने यहाँ तक कहा मोदी जी ने कि मुसलमानों में अगड़ी जात के मुसलमानों ने कुछ लोगों को, अपने ही समाज के लोगों को अछूत बना के रख दिया है, उनको नीच समझते हैं, उनके साथ भेदभाव तरह तरह का होता है। तो अरे भाई, जब ये बात मानते हैं आप तो कोर्ट में कह, हम तो हाँ, उसमें हम क्या है? तो 25 साल से इस बात को कह रहे हैं हाँ, कि भाई मुस्लिम में भी भंगी है, मुस्लिम में भी धोबी है, मुस्लिम में भी मोची है, चमार है, मुस्लिम में भी नट है, बक्खो है, पवरिया है, गधेड़ी है, भटियारा एक जाति का नाम है, भटियारा है। इस तरह से जातियां हैं, बक्खो है, पवरिया है, इस तरह की डफाली है, इस तरह की जातियों को, जिनकी हालत अब तो फिगर में आ गया। पहले तो हम लोग कहते थे कि 100 में 80 है, अब तो आ गया बजाते आंकड़े में। पहले हम लोग कहते थे कि हमारी हालत कुछ कुछ जातियों की पसमानदा में, एक पसमानदा में भी पसमानदा तरीन है, माने उससे नीचे है। जैसे पिछड़ा में अति पिछड़ा, उसी तरह से पसमानदा में पसमानदा तरीन। तो अति पिछड़ा से भी गई गुजरी हालत उसकी है। उनकी तो डाटा बजाते हमने टेबल बना करके दे दिया है। तो अलग अलग राज्यों में होगा तो यही मोटा मोटी यही स्थिति आएगी।
जो लोहिया का सपना था, जो जगदेव बाबू का सपना था, जो जो इस बात की पहचान देखिए, लोहिया जी से के अलावे वो तो सोशलिस्ट थे ही, गांधी ने भी इस बात की पहचान की थी। हमने अपनी जो दूसरी किताब है संपूर्ण दलित आंदोलन पसमानदा तसव्वुर, उसमें हमने कोटेशन दिया है गांधी का, कि गांधी भी मानते हैं कि धर्म बदलने से इंसान की सामाजिक स्थिति नहीं बदलती है। इस बात को लोहिया भी मानते हैं। इस बात को महापंडित राहुल संकरतायन जो आइडियोलॉग हैं, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉग हैं, वो भी इस बात को मानते हैं। भगत सिंह भी इस बात को मानते हैं कि कुछ मुसलमानों में ऐसी जातियां हैं जिनके साथ अछूत सा व्यवहार किया जाता है। ये बात अपने श्रीमुख से मोदी जी बोल दिए, लेकिन इसके उल्टा सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे भी दिए कि इसके उल्टा दे दिए कि हम ये कराने जाने वाले नहीं है, ये लोग फॉरेन से आए, विदेश से आए हुए हैं। अरे भाई, विदेश से आ रहे आए अनारियों को खदेड़ करके जंगल में भेज दिया तो वो विदेशी नहीं है। अरे हम लोग तो यहीं के हैं, कोई बाहर का आए हुए नहीं है। यहीं के सबसे ज्यादा पिछड़े और दलित जो हिंदू हैं वही कन्वर्टेड हो करके मुसलमान बने हैं, और जिस स्थिति में उस समाज में थे उस स्थिति में यहाँ भी रह गए। कहने के लिए तो इस्लाम में बराबरी की बात है, मसावात की जंग हमारी एक किताब है, आइडियोलॉजी में है उसके बराबरी, लेकिन प्रैक्टिस में हमारे समाज में ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात का भेदभाव है। शादी विवाह सब चीज में है। रोटी बेटी का रिश्ता लोग नहीं करते हैं अपने से नीचे जाति में। तो हिंदू समाज की तरह मुस्लिम समाज भी बटा हुआ। तो इस बात को, जो बात हम 25-30 साल पहले से कर रहे हैं, संगठन बना के कर रहे हैं, अब मोदी जी भी इसी नाम से, अब किससे लड़िएगा भाई, जब केंद्र सरकार और भारत का प्रधानमंत्री किसी का आइडिया चुरा करके और किसी का नाम एकदम हूबहू पसमानदा मुस्लिम महाज बना करके इनके आरएसएस बीजेपी के लोग जगह जगह सम्मेलन कर रहे हैं। तो सेकुलर पार्टियों को भी, या जो सामाजिक न्याय की बात करती हैं विपक्षी पार्टियां, उनको भी पसमानदा शब्द अपने जुबान पर लाना चाहिए और उनके मसाइल जो हैं, प्रॉब्लम, उससे कंसर्न शो करना चाहिए। मैंने ये बात राहुल जी को भी कही है, ये बात हम सारे विपक्षी दलों को, ये किताब भी हम सारे विपक्षी दलों को भेज रहे हैं, ऑनलाइन उनको भेज रहे हैं, और उनके नेताओं को हम सभी पार्टियों के नेताओं को दे रहे हैं। जी, तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं किसी और मुद्दे पे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।